सेल बायोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट में अब हम पढ़ेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स। पिछले पार्ट में हमने जैसा बताया कि पढ़ लिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब हम पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी, इसका नाम इसलिए ऐसा पड़ा है क्योंकि सबसे पहले इसको डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो जाता है कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट को, इसलिए इसका नाम गोल्गी कॉम्प्लेक्स रखा गया है। ठीक है, अब देखिए इसको लिपोकॉन्ड्रियन, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, इडियोसोम, बेकर्स बॉडी, गोल्गी बॉडी, ये सब के नाम से जानते हैं अपन। और प्लांट में इसको हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्लांट में एक्चुअली ये ऑर्गेनाइज्ड या लोकलाइज्ड कंडीशन में नहीं होता है। मतलब क्या, एक जगह ये कलेक्टेड फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि पूरे सेल में ये बिखरा हुआ रहता है, इसलिए इसका नाम डिक्टियोसोम रखा गया है। एनिमल सेल में हम इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वैसे तो इसको देखा था जॉर्ज नाम के साइंटिस्ट ने 1867 में। ठीक है, लेकिन इसकी डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो मेनली जाता है कैमिलो गोल्गी को 1898, और इन्होंने इसको डिस्कवर किया था नर्व सेल ऑफ आउल एंड कैट्स। तो न्यूरॉन्स में इन्होंने डिस्कवर किया था इसको, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को। और किसके न्यूरॉन में? तो उल्लू के और बिल्ली के न्यूरॉन में इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, बार्न आउल, आउल का एक, उल्लू का एक स्पीसीज है, मतलब वेराइटी आप कह सकते हैं या उसके टाइप कह सकते हैं, रेस है ना, वो बार्न आउल होता है, उल्लू है ना, उसके न्यूरॉन में पहली बार खोजा था, फिर बाद में कैट में। ठीक है, और बेकर नाम के साइंटिस्ट ने इसको सुडान ब्लैक से स्टेन किया था। मैंने आपसे कई बार चर्चा किया इस बारे में कि हम किसी भी सेलुलर स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम उसको स्टेन करते हैं, कलर करते हैं, जिससे माइक्रोस्कोप के द्वारा हम उसको ठीक ढंग से देख सकें, वो बढ़िया से दिखता है माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेन होते हैं, जेनस ग्रीन बी, फ्यूलजेन, एसिटोकार्माइन, सुडान ब्लैक, मेथिलीन ब्लू है ना, मेथिल ऑरेंज, बहुत सारे डाई होते हैं अलग अलग कलर के जो अलग अलग ऑर्गेनेल को स्टेन करते हैं। तो यहां पर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसको स्टेन करने के लिए यूज किया गया था सुडान ब्लैक। ठीक है, जिससे वो बढ़िया से स्टेन हो गया था। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है उसके लिए हमने जेनस ग्रीन बी को भी यूज किया था और सुडान ब्लैक को भी यूज किया था। ठीक है, अब कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं, तो सबको गुड इवनिंग है। और आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो ऑडियो वीडियो में तो आप लोग जरूर मुझे बताएंगे, है ना। हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, गोल्गी बॉडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक आध मिनट ही हुआ है चालू है। तो गोल्गी बॉडी के बारे में मैंने आपको बताया है कि गोल्गी बॉडी को कई नामों से जाना जाता है, और प्लांट में इसको डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है क्योंकि प्लांट में ये डिफ्यूज फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ऐसे फैले हुए होते हैं। जॉर्ज ने इसको सबसे पहले देखा था और कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था, ऐसा माना जाता है 1898 में। सुडान ब्लैक से इसको स्टेन किया गया था बेकर के द्वारा। बस इतनी बातें हमने भी पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए गोल्गी बॉडी का जो मेन फंक्शन यहां पर है, जिसके लिए सेल के अंदर है, वो है सिक्रीशन का। मतलब सेल के अंदर से बाहर कोई चीज को भेजना है तो उसमें गोल्गी बॉडी का मेन रोल रहता है। ठीक है, और सेल के बाहर से अंदर अगर कोई चीज को लेना है तो उसमें मेन रोल रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यहां पर सेल के अंदर से बाहर भेजना है, मतलब सिक्रीशन का काम करना है। तो वही लिखा है, देखिए, ऑल द मैक्रोमॉलिक्यूल्स व्हिच आर टू बी सेंट आउटसाइड द सेल मूव थ्रू द गोल्गी बॉडी। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, मैक्रोमॉलिक्यूल्स लिखा है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स में मुख्यतः होते हैं प्रोटीन्स, जिनको हम बाहर भेजते हैं क्योंकि एंजाइम्स हार्मोन्स के फॉर्म में होते हैं, उनको बाहर भेजना रहता है। जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है ना, या वाटर मॉलिक्यूल है, या इस टाइप का कोई चीज है जो माइक्रोमॉलिक्यूल है, तो सीधा सीधा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो बाहर चला जाता है। उसके लिए किसी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको भेजने का काम गोल्गी बॉडी का है। ठीक है, इसलिए इसको प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल ट्रैफिक इन सेल और मिडिल मैन ऑफ सेल कहा जाता है। तो देखिए, डायरेक्टर कहा जाता है इसको ट्रैफिक का, है ना। ट्रैफिक में जैसे ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है, वो डायरेक्शन देते रहती है, उसी तरह से ये
प्रिंसिपल डायरेक्टर कहलाता है ट्रैफिक का सेल के अंदर, और इसको मिडिल मैन भी कहा जाता है क्योंकि सेल के अंदर और बाहर लाने ले जाने में मिडिल मैन का काम करता है, बाहर भेजने में मिडिल मैन का काम करता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए कहां पाया जाता है और कहां नहीं पाया जाता है। तो कहां नहीं पाया जाता है इसको तो हम बार बार जानते हैं, पढ़े भी हैं कि एक तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी ऑर्गेनेल हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं। ठीक है, एक वहां पर नहीं है। दूसरे जो हमारे आरबीसी है मेच्योर आरबीसी, वहां पर नहीं है। ठीक है, हालांकि शुरू में जब आरबीसी बनता है तो ये सारी चीजें होती हैं। और स्पर्म, ये स्पर्म लिख दिया है, स्पर्म है एक्चुअली, यहां पर आर है ना। तो स्पर्म, स्पर्म में हालांकि गोल्गी बॉडी एक्रोसोम के फॉर्म में होता है, लेकिन अलग से गोल्गी बॉडी जो न्यूक्लियस के पास होना चाहिए वो स्पर्म में नहीं होता है। ठीक है, बाकी मेच्योर आरबीसी प्रोकैरियोटिक सेल में तो नहीं होता है। और किन में ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा? तो वे सेल्स जो सिक्रीशन का काम करते हैं, किसी हार्मोन को, एंजाइम को, प्रोटीन को सिक्रीट करने का काम करते हैं, उनमें जनरली पाया जाता है गोल्गी बॉडी ज्यादा संख्या में। क्योंकि हमने देखा था कि सिक्रीशन का काम मेनली कर रहा है गोल्गी बॉडी, इसलिए सिक्रेटरी सेल्स में जो ग्लैंड है, हमारे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड हैं, आप जानते हैं, थायराइड है, पिट्यूटरी है, दुनिया भर के ग्लैंड्स हैं। तो उन सभी ग्लैंड्स के सेल्स में गोल्गी बॉडी ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा नंबर में पाई जाएगी, क्योंकि वो सिक्रीशन का काम करते हैं। अब देखिए पोजीशन। ठीक है, अब पोजीशन समझिए, इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं। देखिए यहां पर ये फिगर है। ठीक है, ये सेल है, एनिमल सेल का ही स्ट्रक्चर है ये यहां पर न्यूक्लियस दिख रहा है, देखिए। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। एक्चुअली न्यूक्लियस इतना है, इतना न्यूक्लियस है, और बाकी जो जुड़े हुए हैं ये हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा है डिटेल में। ठीक है, अब इसी के पास देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है गोल्गी बॉडी। ठीक है, और यहीं पर आपको सेंट्रोसोम रहेंगे। ठीक है, सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल है। न्यूक्लियस और गोल्गी बॉडी के बीच में सेंट्रियोल्स यानी सेंट्रोसोम होते हैं। ठीक है, और ये गोल्गी बॉडी का पोजीशन है। बाकी सारी चीजें तो आप जानते हैं, यहां पर विलाई, माइक्रोविलाई भी दिख रहा है। ठीक है, जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और क्या दिख रहे हैं? राइबोसोम्स आपको दिख रहे हैं, लाइसोसोम दिख रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स दिख रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं। तो पोजीशन आपको समझ में आया होगा कि न्यूक्लियस के पास जो है और सेंट्रोसोम के निकट ये पाया जाता है, दोनों के बीच में सेंट्रोसोम है और एक तरफ गोल्गी बॉडी, एक तरफ न्यूक्लियस है। तो ये पोजीशन आप ध्यान रखेंगे जरा सा, कहां पर है करके। ठीक है, इन मैमेलियन सेल्स द गोल्गी apparatus is positioned near the centrosome, and in sense it is the centrosome that initiates this positioning. तो यहां पर एक लाइन बहुत अच्छा लिखा है, देख सकते हैं कि सेंट्रोसोम के पास है, और सेंट्रोसोम ही वो है जो इसके पोजीशन को निर्धारित करता है कि इसको कहां पर रहना है, वो ये डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है। द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग गोल्गी बॉडी हैव फीवर और नो अदर ऑर्गेनेल। तो गोल्गी बॉडी के आसपास के जो साइटोप्लाज्म है उसमें कोई और ऑर्गेनेल नहीं होता है, क्योंकि गोल्गी बॉडी फैलते रहता है, सिकुड़ते रहता है, वो फंक्शन के आधार पे। ठीक है, इट इज कॉल्ड गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस और जोन ऑफ एक्सक्लूशन। मतलब क्या कि ये जो गोल्गी बॉडी है इसके आसपास आप देख सकते हैं काफी बड़े एरिया में दूसरे कोई ऑर्गेनेल नहीं है, इसको अपन कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूशन और गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस। गोल्गी बॉडी के लिए ज्यादा जगह दिया जाता है। ठीक है, गोल्गी बॉडी और प्लूरोमॉर्फिक स्ट्रक्चर बिकॉज कंपोनेंट ऑफ गोल्गी बॉडी आर डिफर इन स्ट्रक्चर एंड शेप इन डिफरेंट सेल्स। देखिए प्लूरोमॉर्फिक का मतलब होता है जो अपना आकार, रंग, रूप चेंज करता है, उसे प्लूरोमॉर्फिक कहते हैं। तो गोल्गी बॉडी प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स में अलग अलग किस्म के दिखेंगे आपको, थोड़े से उसके शेप साइज में अंतर दिखेंगे, इसलिए गोल्गी बॉडी को हम प्लूरोमॉर्फिक कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। अब देखिए गोल्गी बॉडी का ये स्ट्रक्चर देखिए। पहले आप वापस आइए, एक बार और एक चीज दिखा देता हूं आपको। देखिए गोल्गी बॉडी का दो फेस माना जाता है, एक जो न्यूक्लियस की तरफ का फेस है और एक जो अपोजिट फेस है। ठीक है, अब इसको समझिए।
ये इस नीचे साइड में जो है रहता है न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है, फ्री एकदम सही है, ठीक है। यहां पर फेस का नाम नहीं लिखा है ना, कोई बात नहीं, यहां पर मैं बता रहा हूं आपको। देखिए नीचे साइड में न्यूक्लियस है, इसके ऊपर एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो न्यूक्लियस वाला एरिया है, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, तो इस टाइप का शेप है नीचे वाला एरिया। देखिए ये इस टाइप का, ठीक है, ये इस टाइप का शेप रहता है थोड़ा सा। आप इस फिगर में देखेंगे तो ज्यादा सही दिख रहा है इस फिगर में। ठीक है, तो ऐसा करके शेप है निचले वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस, ठीक है। और इसलिए फॉर्मिंग फेस कहते हैं क्योंकि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से यहां पर बन के आते हैं। अभी मैं बताऊंगा फंक्शन आपको। ठीक है, फॉर्मिंग फेस कहते हैं जो कि कॉन्वेक्स है। ठीक है, और अपोजिट साइड जो है ये वाला साइड, ये कहलाता है मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये मैच्योर होके निकल आते हैं। अभी फंक्शन बताऊंगा तो आपको सब कुछ ठीक से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स में दो फेस तो आपने देख लिया, फॉर्मिंग फेस और मैच्योरिंग फेस। जो फॉर्मिंग फेस है उसको सिस फेस कहते हैं, और जो मैच्योरिंग फेस है उसे ट्रांस फेस कहते हैं। ठीक है, दो फेस पाया जाता है। क्यों ऐसा है अभी मैं बताने वाला हूं आपको, दोनों को क्यों ऐसा नाम दिया गया है ये बताऊंगा। बस आप ये ध्यान रखेंगे कि फॉर्मिंग फेस कॉन्वेक्स है और मैच्योरिंग फेस जो है वो कॉनकेव है। आप देख सकते हैं इसे धंसा हुआ है इसलिए कॉनकेव है, और ये ऐसा उभरा हुआ है नीचे साइड में इसलिए कॉन्वेक्स है। तो इस दो चीज को याद रखेंगे। हालांकि इस वाले फिगर में मेरे को लग रहा है नाम उल्टा लिख दिया है। देखिए ट्रांस फेस और सिस फेस लिख दिया है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलत लिख दिया है। इनकमिंग ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी न्यूली फॉर्म वेसिकल्स, मुझे लग रहा है ये फोटो या तो उल्टा छापा हुआ है या फिर ये नाम उल्टा लिखा है, क्योंकि नीचे वाला जो एरिया है जो न्यूक्लियस के पास का रहता है वो सिस फेस कहलाता है। इसको ध्यान रखेंगे, सिस फेस या फॉर्मिंग फेस। ठीक है, ये फिगर छोड़ दीजिए, मैं आपको ये वाला फिगर दिखाता हूं। देखिए ये बढ़िया फिगर बना हुआ है, इसमें आपको इनके कंटेंट भी ठीक से नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है उसमें आपको तीन चीजें मेनली मिलेंगे। एक मिलेंगे सिस्टर्नी, एक मिलेंगे वेसिकल्स और एक मिलेंगे वैक्यूल्स, और थोड़े बहुत आपको मिल सकते हैं टिब्यूल्स। हालांकि ये टिब्यूल्स आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज्यादा मिल रहे थे, यहां पर तीन चीजें ज्यादा मिलेंगी, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल्स। अब देखिए ध्यान से, ये ऐसे बने हुए हैं चपटे चपटे लैमिनी, ये है सिस्टर्नी जो इस तरह से गड्डी बनाए हुए हैं, एक के बाद एक गड्डी बनाए हुए हैं, इनको हम कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक, और ये जो थोड़े बड़े साइज के हैं इनको हम कहते हैं वैक्यूल्स, और थोड़े छोटे साइज के हैं इनको हम कहते हैं वेसिकल्स। यहां पर और जो छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं इनको आप टिब्यूल्स कह सकते हैं, लेकिन टिब्यूल्स की मात्रा कम होती है, ये बड़े साइज के सिस्टर्नी ही होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस का जो साइड है नीचे वाला साइड वो सिस फेस या कॉन्वेक्स फेस, फॉर्मिंग फेस कहलाता है, और अपोजिट फेस ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस कहलाता है जो कि कॉनकेव है। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको कुछ हद तक समझ में आ गया कि सिस्टर्नी, वेसिकल्स, वैक्यूल्स क्या हैं। इनके यहां पर डेफिनेशन भी लिखा है, इसको भी पढ़ा देता हूं आपको। सिस्टर्नी क्या है, ये फ्लैटेंड सैक्स हैं जो इस तरह से एक के ऊपर एक गड्ढे बनाए हुए हैं, इनको फ्लैटेंड सैक कहते हैं, है ना। सेक्यूल्स या पैरेलल मेम्ब्रेन्स, है ना, एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, हम इनको सिस्टर्नी कह रहे हैं। ठीक है, इट इज इलोंगेटेड एंड अनब्रांच्ड, और वहां पर आपने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी इस तरह के सिस्टर्नी थे जो आपस में जुड़े हुए थे, यहां पर आपस में जुड़े हुए नहीं है। इनके किनारे वाले हिस्से थोड़े फुले हुए हैं, फुले हुए इसलिए हैं क्योंकि जो इनके अंदर बने हुए मटेरियल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो किनारे साइड में इकट्ठे होते चले जाते हैं और ये फूलते चले जाता है, यही बाद में अलग होकर वैक्यूल्स या वेसिकल्स के फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। तो किनारे साइड फुले होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, ये देखिए, द कर्व्ड कॉन्वेक्स सरफेस इज डायरेक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड सिस फेस। मैंने अभी बताया था ना कि जो न्यूक्लियस का साइड है वो सिस फेस कहलाता है और वो कॉन्वेक्स है, और जो मैच्योरिंग फेस है इसको ट्रांस फेस कहते हैं, और ये अपोजिट साइड में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में, और ये कॉनकेव है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, यहां पर लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, कॉनकेव है,
ठीक है, नीचे वाला एरिया कॉन्वेक्स, ऊपर वाला एरिया कॉनकेव है। और यही फंक्शनल यूनिट है गोल्गी बॉडी का मेनली सिस्टर्न नीव, ठीक है। और वेसिकल्स थोड़े छोटे साइज के होते हैं, थोड़े ज्यादा संख्या में, और वैक्यूल्स थोड़े बड़े साइज के होते हैं, कम संख्या में, और ट्यूब्यूल्स और कम संख्या में होते हैं, है ना। ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी ट्यूब्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इनका केमिकल कंपोजिशन पहले देख लेते हैं, फिर फंक्शन में आपको पढ़ाऊंगा। ये लिपोप्रोटीन का बना होता है, जिसमें प्रोटीन जो है 60% और लिपिड 40% होता है। और जो गोल्गी बॉडी है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। कैसे सारा चीज होता है ये अब मैं आपको ठीक से बता रहा हूं अपने ढंग से। जो फिगर बुक्स में दिए हैं उनको छोड़ दीजिए, अब मैं अपने ढंग से आपको इसको ठीक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो सबको गुड इवनिंग है, लाइव क्लास में जो जो आए हैं, है ना। और थैंक यू, आप डेली आ रहे हैं, ज्यादातर लोगों का नाम मुझे लग रहा है कि आते रहे हैं, है ना। तो आप सबको धन्यवाद है और बढ़िया ध्यान से पढ़िए, पूरी सेल बायोलॉजी में आपको ठीक से कराने वाला हूं। देखिए ये एक सेल है, ठीक है। अब मैं आपको गोल्गी बॉडी को ठीक से बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये न्यूक्लियस है और सबसे पहले हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो पहले क्लास में देखे हैं, क्योंकि वो भी इससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है। देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी से ही मेन काम है अभी हमको, ठीक। और इनके साथ जुड़े हुए हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम को इसमें जोड़ने के लिए ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ एक मटेरियल है जिसको हम राइबोफोरिन कहते हैं, ये आपको पता है। और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण से ये जो है खुरदुरा नजर आता है, रफ, ये भी आपको पता है। अब देखिए हम गोल्गी बॉडी को भी देख लेते हैं। गोल्गी बॉडी में जो सिस्टर्नी है वो इस टाइप से रहते हैं, थोड़े से ऊपर जाएंगे तो किनारे इसके फूलते चले जाते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे ऊपर वाले सिस्टर्नी के किनारे ज्यादा फूले हुए नजर आएंगे ऐसे। ये भी सिस्टर्नी है, ये भी सिस्टर्नी है, वो भी सिस्टर्नी है, सेम है, इसी से निकल के वहां जाके जोड़ते हैं, वही चीज है दोनों, ठीक है। और वेसिकल्स और वैक्यूल्स इस टाइप से मिलते हैं, ठीक। और जैसा मैंने बताया कि नीचे वाला फॉर्मिंग फेस है जो कॉन्वेक्स है, सिस फेस, ऊपर वाला मैच्योरिंग फेस है जिसको ट्रांस फेस कहते हैं, जो कॉनकेव शेप का है। ये तो सब आप समझ गए। अब मैं आपको इसका फंक्शन किस तरह से काम करता है ये बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप समझिए कि राइबोसोम क्या करता है। हालांकि राइबोसोम आज मैं कोशिश करूंगा आज की क्लास में लेने के लिए। राइबोसोम क्या करता है इसको पहले समझिए। राइबोसोम को हम समझते हैं कि प्रोटीन बनाता है, लेकिन एक्चुअली राइबोसोम प्रोटीन का रॉ मटेरियल बनाता है जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। देखिए अब क्या होता है पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझा दूं ताकि आपको सारी चीजें ठीक से समझ में आए। हमारे पास 20 प्रकार के एमिनो एसिड हैं सेल्स में जिससे प्रोटीन बनाना है, 20 टाइप्स, है ना। मिथाइनिन, वेलिन, हिस्टिडीन, प्रोलिन, सीरिन, ये सब। तो जब ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो इससे बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन। एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, ठीक। और 2 जुड़ते हैं तो डाइपेप्टाइड हुआ, 3 जुड़ते हैं तो ट्राइपेप्टाइड हुआ, 4 जुड़ते हैं टेट्रापेप्टाइड हुआ। इस तरह से जुड़ते चले जाते हैं तो एक चेन बनता है जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया एमिनो एसिड्स के जुड़ने से, ठीक। अब ऐसे कई चेन्स बन जाते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो सीधे सीधे जो चेन है ये इनका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। जब ये चेन इस तरह से स्प्रिंग जैसे कॉइल हो जाते हैं तो ये इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है। स्प्रिंग जैसे कॉइल हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और जब ये स्प्रिंग अपने आप में ऐसे फोल्ड हो जाता है, और जैसे एक स्प्रिंग को लेकर के ऐसे गोल घुमा कर कैसे आप फोल्ड कर दे वैसा हो जाता है, तो फिर ये हो जाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। सीधा सीधा रहेगा प्राइमरी, स्प्रिंग जैसा हो गया सेकेंडरी, और स्प्रिंग और ऐसे करके फोल्ड हो गया तो टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन की मैं बात कर रहा हूं। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इससे मिलकर के बनते हैं प्रोटीन्स। हो सकता है कि एक ही चेन से एक प्रोटीन बन जाए, समझ रहे हैं, जैसे कि राइबोजाइम एक प्रोटीन है जो कि एक ही चेन का बना हुआ है। लेकिन ज्यादातर जो प्रोटीन्स हैं वो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स के जुड़ने से बनते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, इंसुलिन का नाम आप सब कोई सुनते हैं,
इंसुलिन में ऐसे दो चेन्स हैं, एक अल्फा एक बीटा। अल्फा में 21 एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं और बीटा में जुड़े हुए हैं 30। 21 और 30 अल्फा बीटा में दोनों जुड़ जाते हैं, तब एक इंसुलिन बनता है। यानी इंसुलिन में टोटल हो गए 51 अमीनो एसिड दो चेन में। इसी तरह से हीमोग्लोबिन का नाम आप सुने हैं। हीमोग्लोबिन में टोटल 4 चेन होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, और सब में मिला के टोटल होते हैं 146 एमिनो एसिड। ठीक, तो इस तरह से प्रोटीन बनते हैं। तो अब आप यहां पर समझना शुरू करिए, ये जो राइबोसोम्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हैं या कहीं और भी हैं, उन राइबोसोम का काम है इस पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाना, न कि प्रोटीन बनाना। सिर्फ ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना बना के दे देते हैं। बाकी जो काम है, जैसे सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर बनाना, चेन्स को आपस में जोड़ना, जो चेन्स जुड़ते हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर किसी भी रूप में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम करना और उन चेन्स को जोड़ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी करते हैं। अब क्या होता है देखिए, ये जो राइबोसोम्स हैं ये इस टाइप के चेन्स को बना बना के सिस्टर्नी के अंदर छोड़ देते हैं। जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनको सिस्टर्नी के अंदर छोड़ देते हैं। इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को रॉ प्रोटीन कहा जाता है। रॉ का मतलब होता है कच्चा पदार्थ, प्रोटीन का कच्चा पदार्थ है पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, वो यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी के अंदर पहुंच गए, उसके लिक्विड में पहुंच गए। अब ये पेकम पेक भर गया, जो सिस्टर्नी है वो भर गया, पॉलीपेप्टाइड चेन से भर गया। अब क्या होगा देखिए, ये जो चेन है थोड़ा सा हैंग हो रहा है लग रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए, ये जो सिस्टर्नी है जो पॉलीपेप्टाइड चेन से भरा हुआ है, ये यहां से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये सिस्टर्नी अलग हो गया देखिए, और इसमें जो राइबोसोम्स हैं वो भी इसको छोड़ के अलग हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं कोशिश करूंगा क्लास के बाद जो है आपको सारे क्वेश्चन क्लियर कर दूं। अभी फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन मैं बाद में करा दूंगा आपका। ठीक है, इसी में से अगर हो तो भी आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो बाद में तो मैं बता ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लिख दीजिए, मैं पढ़ के बता दूंगा आपको अभी क्लास के अंत में, लास्ट में। ये जो सिस्टर्नी है ये अपने ग्रुप से अलग हो गए, भर गए, इसमें बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन भरे हुए हैं, अलग हो गए। अलग होने के बाद ये जो राइबोसोम्स हैं उनको भी इन्होंने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। ठीक, अब ये सिस्टर्नी आकर के यहां पर गोल्गी बॉडी में जुड़ जाएंगे, मतलब गोल्गी बॉडी में नए सिस्टर्नी जुड़ रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि नया गोल्गी बॉडी यहां से बन रहा है, इसलिए इस वाले फेस को हमने फॉर्मिंग फेस कहा है। फॉर्मिंग फेस हमने कहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पर नए गोल्गी बॉडी बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और ये सिस फेस भी कहलाता है जैसे मैंने कहा, और इसी को हम कॉन्वेक्स फेस भी कहते हैं। ठीक, अब ये जो सिस्टर्नी आके गोल्गी बॉडी में जुड़ा, इसमें रॉ मटेरियल भरा हुआ है, प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड्स भरे हुए हैं। अब गोल्गी बॉडी क्या करेगा, इन चेन्स को प्राइमरी से सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा, या नहीं करना पड़े तो नहीं भी करेगा, जिस फॉर्म में लेना है उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा वो, और फिर उनको आपस में जोड़ जोड़ करके प्रोटीन्स बनाएगा। मान लो इंसुलिन बनाना है तो अल्फा बीटा 2 चेन को जोड़ेगा, हीमोग्लोबिन बनाना है तो 4 चेन को जोड़ेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे चेन्स जोड़ते हैं। कुछ कुछ प्रोटीन में तो 72 चेन्स जुड़े होते हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, ठीक है, उनमें, और भी बहुत सारे हैं जिनमें ज्यादा संख्या में चेन्स जुड़े होते हैं। राइबोसाइम में एक ही चेन होता है, जितने भी हैं कोई बात नहीं, उनको जोड़ करके गोल्गी बॉडी उनसे प्रोटीन बना लेता है। ठीक, अब ये जो प्रोटीन है ये इसके किनारे किनारे हिस्से में इकट्ठे होते चले जाते हैं, ये किनारे किनारे इकट्ठे होते चले गए, और फिर जब ये फूल गया, किनारे फूलता चला गया वेसिकल के फॉर्म में, फिर ये यहां से सेपरेट हो जाते हैं, से टूट टूट के अलग हो जाते हैं, और अलग होके ये देखिए, ये जो वेसिकल्स है और ये जो वैक्यूल्स है ये बन जाते हैं।
इन्हीं वेसिकल्स और वैक्यूल्स में भरे हुए हैं प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन कौन हो सकते हैं? ये प्रोटीन्स हो सकते हैं कोई एंजाइम्स। एंजाइम्स या तो इसी सेल के यूज के लिए हो सकता है या सेल के बाहर के लिए हो सकता है। अगर बाहर के लिए है तो इसको गोल्गी बॉडी बाहर सिक्रीट कर देगा। वैसी कोई हार्मोन है उसको सिक्रीट कर देगा। कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन है इसी सेल के लिए है तो उसको यूज कर लेगा। इस तरह से जहां पर उसको भेजना है वहां पर वो भेज देगा गोल्गी बॉडी। अगर सेल में इसको ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्ट करने में फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से इसका हेल्प करता है। सेल के बाहर भेजना है तो गोल्गी बॉडी इसको खुद भेज देता है, सिक्रीट कर देता है। अब इसी में से एक चीज होता है, वो होता है लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम, ये लाइसोसोम भी इन्हीं में से कोई होता है। जो ये वेसिकल्स बने हुए हैं इन्हीं में से कोई एक चीज होता है लाइसोसोम, जो बन बन के वेसिकल्स के फॉर्म में अलग होकर रहता है। इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं और वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सेल के अंदर पहुंचने वाले फूड मटेरियल या बैक्टीरिया वगैरह को डाइजेस्ट करते हैं। अभी मैं लाइसोसोम इसके बाद पढ़ाने वाला हूं, उसमें आपको ये ठीक से क्लियर हो जाएगा कि लाइसोसोम क्या करता है, कैसे काम करता है, ये मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जो सिस्टर्नी है वो निकल के जाते हैं और ये नीचे साइड में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके फिर आगे बढ़ के उसमें से प्रोटीन बन के वेसिकल्स और वैक्यूल्स के फॉर्म में वो अलग हो जाते हैं। इतनी बातें अभी आप समझिए, ठीक है। तो एक तो आपने पढ़ा कि गोल्गी बॉडी का फंक्शन है सेल से कोई चीज को सिक्रीट करना, बाहर सिक्रीट कर देना, ये गोल्गी बॉडी का काम है। और ये जो चीजें हैं वो आपने देखा। अब गोल्गी बॉडी का और क्या काम है? तो गोल्गी बॉडी का एक काम यहां पर और है, वो है एक्रोसोम का निर्माण करना, एक्रोसोम बनाना। अब ये एक्रोसोम क्या है और इसका क्या फंक्शन है, इसको समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा रिप्रोडक्शन पे लेके जाना पड़ेगा। आप सुने हैं ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं तो जाइगोट बनता है। मैं अब आपको ये दोनों चीजें बता रहा हूं। जैसे कि मान लो ये एक ओवम है, ठीक है। ओवम में एक तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर जोना पेलुसिडा होता है, एक मेम्ब्रेन है जोना पेलुसिडा, ये एक होता है, ठीक है। जोना पेलुसिडा के बाहर ऐसे लंबे लंबे रेडिएटिंग सेल्स लगे होते हैं। इस लेयर को हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है, कोरोना रेडिएटा। ये हम ओवम में जो मेम्ब्रेन्स है उनको हम समझ रहे हैं। और फिर एक और होता है लेयर, उसको हम कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक, ये बीच में ए है, हाइलुरोनिक एसिड, इसका भी एक लेयर है, ठीक। अब एक स्पर्म देखते हैं, ये एक स्पर्म है। स्पर्म में एक हेड होता है, एक नेक होता है, मिडिल पीस और टेल होता है। इतनी सारी चीजें होती हैं स्पर्म में। हेड में न्यूक्लियस होता है, यहां पर सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया का नेबेनकन, ये सब होते हैं। अभी हमको जो काम है वो इसके हेड से है, स्पर्म के हेड से। स्पर्म के हेड में एक कैप जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है। इसी कैप जैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्रोसोम, और यह बना होता है गोल्गी बॉडी का। एक्रोसोम बना होता है गोल्गी बॉडी का। अब देखिए क्या होता है, जब स्पर्म ओवम के पास पहुंचता है तो पहले तो ये एक दूसरे को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मेरे ही स्पीसीज का है कि नहीं। अगर मैं ह्यूमन का स्पर्म हूं और ये ओवम है, ये भी अगर ह्यूमन का है, तभी ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे। इसके लिए यहां पर केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन, जिससे एक दूसरे की पहचान करते हैं। लॉक एंड की हाइपोथेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। पहचान हो गई, अब ये फर्टिलाइज करना चाहता है तो इसको इसमें एंटर करना है। जो ओवम है इसके अंदर इसको एंटर करना है, तब ये फर्टिलाइज होगी। तो एंटर करने के लिए आपको ये हाइलुरोनिक एसिड, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, सेल मेम्ब्रेन, इन सब को भेदना पड़ेगा,
इन सबको पेनेट्रेट करना पड़ेगा, तब आप जाकर के ओवम के अंदर पहुंचेंगे। इसलिए ये जो एक्रोसोम है, जो इसका हेड है, उसमें कैप जैसे स्ट्रक्चर है एक्रोसोम, ये एंजाइम्स का एक ग्रुप सिक्रीट करता है। इस एंजाइम के ग्रुप को हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन। एंजाइम का ये ग्रुप जो है स्पर्म लाइसिन कहलाता है। ठीक है, इस स्पर्म लाइसिन में कौन कौन से एंजाइम हैं? तो पहला एंजाइम है यहां पर जो हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करता है, उस एंजाइम का नाम है हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज, ठीक है, ये एक एंजाइम है हाइलुरोनिडेज जो हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करता है। एक तो ब्रेक हो गया। फिर दूसरा एंजाइम है कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, जो कोरोना रेडिएटा को भेदेगा। कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, पेनेट्रेट मतलब भेद देना, तो कोरोना को भेद देगा, वो है कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम। दूसरा एंजाइम हुआ। तीसरा एंजाइम है जो जोना पेलुसिडा को और सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देगा, भेद देगा, उसका नाम है जोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम। ठीक है, तो हाइलुरोनिडेज हाइलुरोनिक एसिड के लिए, कोरोना पेनेट्रेटिंग और जोना पेनेट्रेटिंग। ठीक है, ये सारे एंजाइम्स का ग्रुप होता है स्पर्म लाइसिन। और जब ये सारे एंजाइम काम करते हैं तो इसमें एक छेद बन जाता है और स्पर्म इसके द्वारा पूरा का पूरा स्पर्म इसमें एंटर कर जाता है। अब आगे फर्टिलाइजेशन में क्या होता है ये मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताऊंगा। ठीक है, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं अभी हम 12th वाले पार्ट में, लेकिन हम उसके बाद फिर आगे रिप्रोडक्शन वगैरह का टॉपिक लेंगे, तो उसमें मैं आपको ये डिटेल पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अगर आप हायर क्लास के बच्चे हैं तो आप सारी क्लासेस अटेंड करिए। अगर आप 11th क्लास के बच्चे हैं तो आप चाहें तो दोनों क्लास अटेंड कर सकते हैं, आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आएगा। नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं, आप 11th वाला भी सेल बायोलॉजी चल रहा है उसको आप अटेंड करिए। इसके बाद हम प्लांट में एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लास लेंगे। ठीक है, तो आपको एक्रोसोम का काम समझ में आ गया होगा कि एक्रोसोम स्पर्म लाइसिन सिक्रीट करता है, जो ओवम को पेनेट्रेट करके उसके अंदर घुस करके उसको फर्टिलाइज करने में मदद करता है। ये एक काम है गोल्गी बॉडी का, एक्रोसोम बनाना। ठीक, अब एक और काम है जो गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलके करते हैं, वो काम है सेल प्लेट बनाना, सेल प्लेट फॉर्मेशन। अब ये सेल प्लेट फॉर्मेशन क्या है? वैसे तो मैं आपको सेल डिवीजन पढ़ाने वाला हूं आगे, इसी टॉपिक में सेल डिवीजन पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं कि सेल प्लेट फॉर्मेशन क्या है। देखिए, ये मान लो एनिमल सेल है। एनिमल सेल में ये मान लो एनिमल सेल है। एनिमल सेल में जब डिवीजन होना रहता है तो पहले 2 न्यूक्लियस बनते हैं ऐसे, फिर सेल का मेम्ब्रेन ऐसे अंदर की तरफ इनफोल्ड कर जाता है और इनफोल्ड करके ये इनफोल्ड ऐसे अंदर बढ़ते जाता है और जुड़ करके 2 सेल में इसको डिवाइड कर देता है। तो सेल का डिवीजन जो है, साइटोकाइनेसिस जिसको हम कहते हैं, एनिमल सेल में इस तरह से खांच बन के होता है। ये खांच फरो या क्लीवेज कहलाता है। तो फरो या क्लीवेज या खांच विधि द्वारा एनिमल सेल डिवाइड हो जाता है, लेकिन प्लांट सेल ऐसा डिवाइड नहीं होता है। प्लांट सेल चूंकि इसमें सेल वॉल है और दूसरा कि इनके सेल्स डिवीजन के बाद दूर दूर नहीं जाते हैं, वहीं पर चिपके रहते हैं, इसलिए इसमें खांच विधि से डिवीजन नहीं कर सकते। तो मान लो ये न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस बने। अब इस सेल को 2 भाग में बांटना है, तो क्या करेंगे अपन? दोनों न्यूक्लियस के बीच में छोटे छोटे टुकड़े आके इकट्ठे हो जाते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। किसके किसके टुकड़े? वो है गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े, ये बीच में आके इकट्ठे हो गए। ठीक है, इन टुकड़ों को हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये बीच में आके इकट्ठे हो गए। अब ये जो टुकड़ों के मेम्ब्रेन्स हैं, क्योंकि गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के बने होते हैं, तो ये सारे मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं और ये बन गया 2 मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन इस सेल का हो गया, दूसरा मेम्ब्रेन इस सेल का हो गया, 2 मेम्ब्रेन बन गए। अब बीच में जो लिक्विड होता है वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाता है और इसी सॉलिड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेल प्लेट, जिसमें बाद में कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं मिडिल लेमेली। यही आगे चल के मिडिल लेमेली हो गया। ठीक है, इससे एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो गया और फिर इसमें सेलुलोज का डिपोजिशन हो जाता है,
इस मेम्ब्रेन के बाहर और इस मेम्ब्रेन के बाहर डिपोजिशन हो जाएगा, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वॉल भी यहां पर बन जाएंगे। जो मैंने आपको सेल वॉल पढ़ाते समय डिटेल बताया है, वो सारे लेयर यहां पर बन जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो इस तरह से गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े, जिनको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, ये प्लांट सेल को दो सेल में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले वहां पर सेल प्लेट बनाना चालू करते हैं। इसी के द्वारा दो सेल में बढ़ जाता है। अगर आप सेल डिवीजन का टॉपिक पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि प्लांट सेल सेल प्लेट के द्वारा साइटोकाइनेसिस करता है और दो सेल में बढ़ता है। ठीक है, इस तरह से ये सेल डिवीजन में मदद करता है गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो यही चीजें हैं। यहां पर आप देखिए सेल फंक्शन हम लिख रहे थे, सॉरी गोल्गी बॉडी का फंक्शन हम लिख रहे थे। तो पहला था सेल सिक्रीशन, जो मैंने आपको बता दिया था कि सेल के अंदर जो चीजें बनी है जिसको बाहर भेजना है, तो वहां पर ये काम करता है। चीफ फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज द सिक्रीशन एक्सपोर्ट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। और ये मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स का मतलब है बड़े मॉलिक्यूल्स को भेजेगा, प्रोटीन को भेजेगा या कार्बोहाइड्रेट वगैरह को, लेकिन छोटे मॉलिक्यूल जैसे शुगर है, मोनोसेक्राइड है, वाटर है, इस टाइप की चीजों को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 स्टेप्स हैं जैसा मैंने बताया। एक तो गोल्गी बॉडी में जो मटेरियल आता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है, उसके सिस्टर्नी सिस फेस में आके जुड़ जाते हैं। ठीक है, फिर ये जो मटेरियल है उनको गोल्गी बॉडी मॉडिफाई करता है ना, ग्लाइकोसाइडेशन करता है। ग्लाइकोसाइडेशन का मतलब प्रोटीन और लिपिड में जो है ग्लूकोज जोड़ देता है ना, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बना देता है। तो जो भी केमिकल मॉडिफिकेशन करना है उसको करने के बाद इसको वेसिकल्स में पैक कर देता है और किनारे से फूट करके वो अलग हो जाते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था अभी, ये इस तरह से किनारे से फूल करके और फूट करके अलग हो जाते हैं, निकल करके अलग हो जाते हैं, फूटते नहीं टूटते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको कई सारी चीजें बता दिया। ठीक है, एक्रोसोम मैंने अभी आपको बताया कि एक्रोसोम क्या करता है स्पर्म में, ये भी मैंने बताया। ठीक है, और क्या क्या फंक्शन है? इट इज हेल्पफुल इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ योक एंड विटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ एग। देखिए, जो ओवम है, एग है, उसके अंदर जो फूड मटेरियल भरा होता है उसका नाम है योक। उसमें प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट कम होता है, लिपिड और प्रोटीन ज्यादा होते हैं। ये चीजें होते हैं योक में। आप जो अंडे का मेन येलो पार्ट खाते हो ना, वो एक्चुअली योक है। वो एम्ब्रियो के लिए बना हुआ है, उस चूजे के लिए बना हुआ है जिसको आप खा रहे हो। कोई बात नहीं, अब खाने का चीज है, आप खा लिए, कोई बात नहीं है। और विटेलाइन मेम्ब्रेन क्या है? एग के ऊपर जो मेम्ब्रेन्स हैं उनमें एक विटेलाइन मेम्ब्रेन कहलाता है। ठीक है, तो इन चीजों को बनाने में गोल्गी बॉडी मदद करता है ओवम में। ठीक है, मिलेनिन पिगमेंट बनाने में मदद करता है। अब ये मिलेनिन पिगमेंट क्या है पता है आपको? ये जो त्वचा है, स्किन है, इसके ऊपर जो काले रंग का पिगमेंट है ये मिलेनिन पिगमेंट है। ये जितना ज्यादा मिलेनिन पिगमेंट बनता है हमारी स्किन उतनी डार्क होते चले जाती है और उतनी ही ज्यादा ये प्रोटेक्टेड हो जाती है सनलाइट से। सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो हमारे स्किन के सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके डीएनए में चेंज कर सकते हैं। और अगर डीएनए में ज्यादा चेंज हुआ तो उसको स्किन कैंसर हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है। तो जो मेलानिन पिगमेंट है स्किन के सेल्स को इन्हीं अल्ट्रावायलेट रे से और सनबर्न से बचाता है। तो अगर आप ये समझ रहे हो कि अगर हम गोरे हैं, स्किन हमारी गोरी है तो हम ज्यादा अच्छे हैं, तो आप गलत समझ रहे हो। जिनकी स्किन काली है ना वो ज्यादा प्रोटेक्टेड है। अगर वो धूप में थोड़ा बहुत घूमेंगे भी ना तो उनकी स्किन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई गोरा व्यक्ति अगर धूप में ज्यादा देर घूम देगा तो उसकी स्किन में सनबर्न हो सकता है और कैंसर हो सकता है। ठीक है, इसलिए गर्म इलाकों में जहां पर सनलाइट ज्यादा पड़ता है, भारत वगैरह में लोग काले होते हैं, और जो ठंडे इलाके हैं, अमेरिका है, ये है, ब्रिटेन है, यहाँ के लोग गोरे होते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप भारतीय हो, इंडियन हो, तो आप चाहे थोड़े गोरे हो या थोड़े काले हो, आप काले ही हैं। भले ही थोड़े कम काले हैं या थोड़े ज्यादा काले हैं, बस अंतर ये है। तो हम सब कोई काले हैं, वी आर ब्लैक्स। वो जो अंग्रेज लिखते थे ना कि इंडियंस आर ब्लैक्स या ब्लैक्स, ऐसा बोलते थे लोग। ठीक है, कलर्ड बोलते थे। ठीक है, ऐसा है। डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड लिखते थे लोग अपने ऑफिस के सामने। ठीक है, ऐसा था। सेल प्लेट बनाते समय फ्रेगमोप्लास्ट काम करते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनने में हेल्प करते हैं। हाउ? ये अभी कोई ज्यादा
नोन फंक्शन नहीं है इसका, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बनाने में मदद करता है, पॉलीसेक्राइड जो सेलुलोज है विशेषकर वो बनाने में मदद करता है, हेमिसेलुलोज बनाने में मदद करता है, ठीक है। और पैंक्रियास में ये जाइमोजन बनाता है। जाइमोजन क्या है पता है? एंजाइम्स का इनएक्टिव फॉर्म है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक है, इंटेस्टाइन है, पैंक्रियास है, इनमें जो ज्यादातर एंजाइम्स रिलीज होते हैं पैंक्रियास और स्टमक में, वो एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। बाद में उनको हम एक्टिवेट करते हैं। तो जो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, जो काम नहीं करते हैं, उन इनएक्टिव एंजाइम्स को जाइमोजन या प्रो एंजाइम्स कहते हैं। तो पैंक्रियास मेनली वो साइट है, वो अंग है जहां पर हमारे मेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है। जैसे स्टेप्सिन है, पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ये सारी चीजें पैंक्रियास में बनते हैं, वही डाइजेशन का मुख्य काम करता है। तो ये जो जाइमोजन है पैंक्रियास में, वो भी गोल्गी बॉडी से बनेंगे। भैया तो नोन है, मैंने पहले ही बताया है कि जो सिक्रेटरी मटेरियल बन रहे हैं सेल्स के अंदर, वो सारी चीजें गोल्गी बॉडी ही बनाते हैं। लैक्टोप्रोटीन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड एंड हार्मोन्स। देखिए, मेमरी ग्लैंड जो है, स्तन ग्रंथि, इसमें से जो दूध निकलता है, मिल्क, वो उसमें एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं कैसीन प्रोटीन, उसी को हम लैक्टोप्रोटीन कहते हैं। और एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम लैक्टोज शुगर कहते हैं, ये मिल्क में होता है। तो मिल्क बनाते समय जो मेमरी ग्लैंड के सेल्स हैं, उनमें जो गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो इन चीजों को बनाते हैं, ठीक है, जिनको ये सिक्रीट करता है मिल्क में। हार्मोन्स जितने भी हैं हमारे ग्लैंड्स के, म्यूसिलेज सिक्रीशन बाय रूट सेल्स। देखिए, प्लांट के जो रूट्स होते हैं उनको पेनेट्रेट करना रहता है सॉइल पार्टिकल के बीच से, और सॉइल जो है हार्ड होता है, उनके बीच से घुस करके निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो होता क्या है कि जो रूट है, जैसे मान लो ये रूट है, तो अपने ऊपर ये चिकना चिकना लुब्रिकेटेड म्यूसिलेज सिक्रीट करके रखता है, और उसी म्यूसिलेज के कारण से ये सॉइल के अंदर पेनेट्रेट कर पाता है और वो एंटर कर पाता है। तो चिकना बनाने के लिए वो म्यूसिलेज सिक्रीट करके रखता है रूट में, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स बाय एंडोक्राइन ग्लैंड इज मेडिएटेड थ्रू गोल्गी बॉडी। ये बात तो हम कई बार बात कर चुके कि जो हार्मोन्स हैं, सिक्रेटरी मटेरियल्स हैं, जो गोल्गी बॉडी से रिलीज होते हैं, वो सारी चीजें गोल्गी बॉडी जो सेल से रिलीज होते हैं, वो सारी चीजें गोल्गी बॉडी में बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से। ये चीजें हमने देख लिया, ठीक है। तो इस तरह से गोल्गी बॉडी यहां पर खत्म हो जाता है। अब हम जो नेक्स्ट यहां पर पढ़ने वाले हैं वो है लाइसोसोम। नाम से पता चल रहा है, लाइसिस और सोमा। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, डाइजेस्ट करना, डिसॉल्व करना, नष्ट कर देना, तोड़ देना, फोड़ देना, ये इसका मतलब लाइसिस। और सोमा का मतलब है बॉडी स्ट्रक्चर। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं। लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अभी मैं बात करूंगा हाइड्रोलाइटिक क्या है, कैसे काम करता है, ये भी बात करूंगा, ठीक है। इनको सुसाइडल बैग्स या आत्महत्या करने वाली थैलियां कहते हैं। ये शायद आप सब कोई जानते होंगे क्यों कहते हैं, अभी मैं इसको भी डिटेल बताने वाला हूं आपको। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय नोविकॉफ। मैंने कई बार आपसे चर्चा किया है GERL सिस्टम, इसके बारे में पिछले क्लास में भी चर्चा किया था। गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, GERL सिस्टम, इसको भी नोविकॉफ ने ही दिया था और यह बताया था कि ये तीनों जो ऑर्गेनेल हैं वो आपस में एसोसिएटेड हैं और मिलकर काम करते हैं। उसी को GERL सिस्टम के नाम से हमने यहां पर जाना है, ठीक है। और संदीप जी फिर से पूछ रहे हैं NADPH2 और NADH2 में क्या अंतर है। मैंने पिछले क्लास में भी इस चीज को बताया था। NADH2 रेस्पायरेशन में यूज होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में NADH2, और फोटोसिंथेसिस में NADPH2 यूज होता है, ठीक है। अब बाकी डिटेल में आपको रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस पढ़ाते समय बताऊंगा ही, कोई चिंता वाली बात नहीं है। NADH2 रेस्पायरेशन में और NADPH2 फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। अब इसको मैं बाकी बाद में डिटेल बताता हूं आपको। लाइसोसोम की हम बात कर रहे थे। नोविकॉफ ने GERL सिस्टम बताया और लाइसोसोम को पहली बार इन्होंने देखा भी था, ठीक। अब देखिए,
एक्चुअली जो डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, लाइसोसोम को डिस्कवर किया था क्रिश्चियन डी डुबे। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था एक्सीडेंटली व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन द रैट लिवर सेल टू आइसोलेट सर्टेन एंजाइम्स। तो ये चूहे के लिवर के सेल्स पे काम कर रहे थे, कुछ दूसरे एंजाइम्स को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे। उस समय इनको अचानक से लाइसोसोम मिला था। आपको बता दें कि दुनिया में कई ऐसी बड़ी डिस्कवरीज हैं जो एक्सीडेंटली हुई थी। जैसे इसमें से सबसे बड़ी डिस्कवरी जो अभी तक मानी जाती है एक्सीडेंटली, वो थी एक तो पेनिसिलिन, इसकी सबसे बड़ी डिस्कवरी में आती है। दूसरा था टायर, जो गाड़ियों में टायर लगा होता है उसकी डिस्कवरी, और म्यूकस में जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है उसका। लेकिन ये कोई बड़ी डिस्कवरी नहीं थी। दो बड़ी डिस्कवरी जो आप सब जानते हैं, एक है पेनिसिलिन की डिस्कवरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक्सीडेंटली खोजा था, और टायर की डिस्कवरी गुडियर ने एक्सीडेंटली खोजा था। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। तो क्रिश्चियन डी डुबे, इन्होंने लाइसोसोम को एक्सीडेंटली खोजा था चूहे के लिवर सेल पे। पीमेंटाइल है ये, एन अपना भूल गए, पीमेंटाइल 1964 रिपोर्टेड इन प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल में पहली बार पीमेंटाइल ने रिपोर्ट किया था, लेकिन इसको रिपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल इसलिए था क्योंकि लाइसोसोम प्लांट सेल्स में बहुत कम या नहीं के बराबर पाए जाते हैं। ठीक है। इन बिगिनिंग इट वॉज नेम्ड पैरा कैनालिकुलर बॉडीज। पैरा कैनालिकुली, कैनालिकुली का मतलब ऐसे एक्सटेंड हो जाते हैं, तो पैरा कैनालिकुलर ये शब्द है। अब क्यों ऐसा नाम रखा गया था, इसमें कोई ज्यादा डिस्कशन की बात नहीं है क्योंकि ये नाम रिजेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, लाइसोसोम नाम सही है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये एक सेल है, इस सेल में न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, इसके साथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दिख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। और ये दिख रहा है एक लाइसोसोम। लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, स्फीरोसोम, ग्लाइक्सिसोम, इन सभी को आप माइक्रोबॉडी बोल सकते हो क्योंकि इनका स्ट्रक्चर काफी छोटा होता है, इसलिए ये माइक्रोबॉडीज कहलाते हैं। तो एक लाइसोसोम का स्ट्रक्चर यहां पर छपा हुआ है, आप देख सकते हैं। लाइसोसोम जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। मैंने शुरू से कई बार इस चीज को बताया है कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, या तो उसमें दो मेम्ब्रेन पाए जाएंगे, या उसमें एक ही मेम्ब्रेन पाया जाएगा, या कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा। दो मेम्ब्रेन वाले में एक तो न्यूक्लियस है, यहां पर दिख भी रहा है न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन, अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पढ़ा चुका दो मेम्ब्रेन होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको पढ़ा चुका दो मेम्ब्रेन होते हैं। ये तीनों चीजें ऐसे हैं ऑर्गेनेल जिसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं। न्यूक्लियस में आगे पढ़ाऊंगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में आपको पढ़ा चुका हूं। ये दो मेम्ब्रेन वाले हैं। बाकी जो सिंगल मेम्ब्रेन है उनमें एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइक्सिसोम, स्फीरोसोम, वैक्यूल, ये सभी सिंगल मेम्ब्रेनस हैं। और बिना मेम्ब्रेन वाले में कौन कौन है, उनमें है राइबोसोम और सेंट्रोसोम, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो यहां पर जो है लाइसोसोम, इसमें केवल एक मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गन है, और इसके अंदर भरा हुआ है एक लिक्विड। इस लिक्विड में भरे हुए हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, अब इनका क्या मतलब है, और इनको हम एसिड हाइड्रोलेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अभी आप समझिए कि इसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में ये सब चीज अभी लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, जो एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं, क्या क्या चीज को डाइजेस्ट करेंगे। तो इसमें 5 ग्रुप हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के, जो अलग अलग चीजों को डाइजेस्ट कर सकते हैं। एक तो है ग्लाइकोसाइडेजेस। ग्लाइकोसाइडेजेस का मतलब क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप वाले जितने भी कंपाउंड हैं, कार्बोहाइड्रेट को, कई तरह के जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनको ये डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा ग्लूकुरोनाइडेज, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिनिडेज, ग्लूकोसाइडेज, मेनोसाइडेज, ये सब है। ये सभी जो हैं कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग फॉर्म्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं। उसके बाद है प्रोटीएज, जो तरह तरह के प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे। इन प्रोटीएजेस में कैथेप्सिने और बी
कोलेजिनेस, पेप्टाइडेज, ये सब हैं जो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स पे काम करते हैं और उनको ये डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद है लाइपेज। ठीक है, लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेंगे? ये लिपिड यानी फैट को डाइजेस्ट करेंगे, लिपिड या फैट को डाइजेस्ट करेंगे, वो है लाइपेज। तो इसमें आपका एसिड लाइपेज, फास्फोलाइपेज, फास्फोटाइडाइक एसिड, फास्फेटेज, ये सब है ना। और फिर आते हैं न्यूक्लियेजेज जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेंगे यानी कि डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स के नाम यहां पर लिखे हैं। जो आरएनए को डाइजेस्ट करेगा वो ये है और जो डीएनए को डाइजेस्ट करेगा ये है। तो इतने सारे एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो एंजाइम्स हैं लाइसोसोम में वो एसिड हाइड्रोलेज कहलाते हैं। हाइड्रोलेज का मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, हाइड्रोलिसिस करते हैं। अभी बताऊंगा मैं हाइड्रोलिसिस क्या है। और इनका जो फंक्शन है वो एसिडिक मीडियम में होता है। एसिडिक मीडियम आपको पता होगा 7 pH से नीचे को जो है एसिडिक बोलते हैं। तो करीब करीब pH 5 और 6 के आसपास में ये काम करते हैं, इसलिए इनका नाम है एसिड हाइड्रोलेज, क्योंकि इनका काम एसिडिक मीडियम में है। ठीक है, ऐसा है। ओरिजिन कैसा है लाइसोसोम का? ओरिजिन लाइसोसोम का मैंने बताया है कि पहले इसके एंजाइम्स रॉ प्रोटीन के रूप में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा उसके राइबोसोम के द्वारा बनाए जाते हैं और उसके बाद राइबोसोम के द्वारा बनाए जाते हैं और उसके बाद वहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल करके गोल्गी बॉडी में जाते हैं और वहां पर फिर वो लाइसोसोम के रूप में अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो GERL सिस्टम अभी मैंने कुछ देर पहले इसके बारे में बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम ये तीनों मिलकर के GERL सिस्टम बनाते हैं। ठीक, अब यहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिडुअल बॉडी यानी टर्सरी लाइसोसोम, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। एक्चुअली लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? वो अपना स्ट्रक्चर, रंग रूप थोड़ा बदलता है अलग अलग फंक्शन के हिसाब से। तो हम यहां पर 4 प्रकार के लाइसोसोम पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ऑटोफेजिक। ये 4 प्रकार के हम पढ़ेंगे। लेकिन इनको पढ़ने से पहले मैं आपको लाइसोसोम का नाम ऐसा क्यों है, मतलब उसके जो एंजाइम्स उनका नाम एसिड हाइड्रोलेज क्यों है, ये मैं आपको बता दूं। तो पहले तो आप समझिए हाइड्रोलिसिस क्या है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस देखिए, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी की उपस्थिति में, वाटर की उपस्थिति में जब किसी चीज का ब्रेक डाउन होता है, किसी मैक्रोमॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है, तो उसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इसका एग्जांपल अभी बता देता हूं पहले। जैसे कि आप जानते हो सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज का फार्मूला है C12H22O11, C12H22O11, ये सुक्रोज है। इसको अगर आप तोड़ करके C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक है ग्लूकोज और एक है फ्रुक्टोज। ये दोनों का इंपिरिकल फार्मूला एक जैसा होता है, लेकिन ये फंक्शनल आइसोमर है। एक में एल्डिहाइड ग्रुप रहता है ग्लूकोज में और दूसरे में कीटोन ग्रुप रहता है फ्रुक्टोज में। आप क्या चाहते हो? इस सुक्रोज को आप तोड़ करके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाना चाहते हो, तो आपको इसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और वाटर मॉलिक्यूल इसमें यूज होगा, ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए वहां पर 6 दूनी 12 कार्बन तो है, लेकिन 12 दूनी 24 हाइड्रोजन है, यहां पर सिर्फ 22 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन मिलकर यहां पर 24 हो जाते हैं। और यहां पर 11 है, वहां पर 12 है, इसलिए एक ऑक्सीजन इसमें जुड़ा। मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें जुड़ जाता है, तब जाकर के ये 2 मॉलिक्यूल में टूटा। तो इस तरह का जो डाइजेशन का प्रोसेस है, जिसमें हम H2O मॉलिक्यूल को यूज करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्योंकि ब्रेक डाउन ना हाइड्रोलिसिस भी होता है और विदाउट हाइड्रोलिसिस भी होता है। हाइड्रोलिसिस करने वाले एंजाइम को हम हाइड्रोलेज कहते हैं, और बगैर हाइड्रोलिसिस के ब्रेक डाउन करता है उन एंजाइम्स को अपन लाइजेज कहते हैं। लाइजेज जो बिना हाइड्रोलिसिस के ब्रेक करते हैं।
इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं। आप रेस्पायरेशन का नाम सुने हैं, उसमें 3 प्रोसेस होते हैं, एक होता है ग्लाइकोलिसिस, एक होता है क्रेब्स साइकिल और एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ग्लाइकोलिसिस में एक केमिकल बनता है, इसका नाम है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है, ठीक है। ये 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड है। इसको तोड़ दिया जाता है 2 कंपाउंड में, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में तोड़ते हैं, और दूसरा तोड़ते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये 2 मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं, और ये दोनों मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन वाले हैं, क्योंकि फ्रुक्टोज जो है 6 कार्बन वाला है। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 6 कार्बन में 2 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, इनको 3-3 कार्बन के एक फॉस्फेट वाले में तोड़ देते हैं। मतलब 3 कार्बन इसमें, 3 कार्बन इसमें, एक फॉस्फेट इसमें, एक फॉस्फेट इसमें। तो ये जो ब्रेकडाउन हुआ ना, इसमें वाटर मॉलिक्यूल यूज नहीं हुआ। तो ऐसे एंजाइम्स को जो यहां पर यूज हुआ, उस एंजाइम को हम एल्डोलेज कहते हैं। उस एंजाइम को हम कहते हैं एल्डोलेज। ये एंजाइम एक प्रकार का एंजाइम है, उन एंजाइम्स को अपन लाइजेस कहते हैं। जैसे यहां पर आपने सुक्रोज को ब्रेक किया, यहां पर जो एंजाइम यूज हुआ उसका नाम है सुक्रेज, और सुक्रेज एक प्रकार का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। सुक्रेज है, प्रोटीएज है, लाइपेज है, सारे एंजाइम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। वैसे सेल के अंदर भी ऐसे डाइजेशन होता है, सेल के बाहर हमारे इंटेस्टाइन और इनमें डाइजेशन होता है। तो ये सारे एंजाइम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन में भी है और हमारे सेल्स के अंदर भी है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे सुक्रेज, प्रोटीएज, लाइपेज, ये सब चीज। और वैसे जो बिना हाइड्रोलिसिस ब्रेक करते हैं वो लाइजेज ग्रुप में आते हैं, जिसमें एक एग्जांपल है एल्डोलेज, जो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को तोड़ दिया 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और DHAP में। यहां पर पानी यूज नहीं हुआ, इसलिए विदाउट हाइड्रोलिसिस है लाइजेज। तो आप कुछ हद तक हाइड्रोलाइसिस को समझ गए होंगे। तो जो लाइसोसोम है उसके अंदर जो एंजाइम्स भरे हुए हैं वो एंजाइम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, ठीक है। और वो एसिडिक पीएच में काम करते हैं, इसलिए हम उनको एसिड हाइड्रोलेज कहते हैं। और कौन कौन से हैं? तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले ग्लाइकोसाइडेज या उसी को हम एमाइलेज कह सकते हैं, और लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले लाइपेज, है ना। इस तरह के न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले न्यूक्लियस। तो सारी चीजों को डाइजेस्ट कर सकते हैं ये लाइसोसोम, ठीक है। अब क्यों डाइजेस्ट करेंगे और कैसे, ये हम थोड़ा सा अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में देखिए, लाइसोसोम का मेन फंक्शन फेगोसाइटिक सेल्स में होता है। देखिए, फेगोसाइटिक सेल्स, वैसे तो किसी भी सेल में ये काम कर सकता है, लेकिन इनका ज्यादा काम होता है फेगोसाइटिक सेल्स में। फेगोसाइटिक सेल का मतलब क्या होता है? ऐसे सेल जो खाते हैं। किस चीज को खाते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, या कोई फूड मटेरियल खा लेते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम फूड खा लेते हैं। इनको हम फेगोसाइटिक सेल्स कहते हैं, और जो खाने की प्रक्रिया है उसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं। अब इसमें यह कैसे प्रक्रिया है, कैसे फंक्शन है, यह मैं आपको आगे बताने वाला हूं। देखिए, ये एक सेल है, फेगोसाइटिक सेल हो सकता है। हमारे शरीर में ब्लड में होते हैं फेगोसाइटिक सेल, जिनको हम लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल कहते हैं। ये WBC हैं जो खाते हैं। वैसे हमारे शरीर के अलग अलग टिश्यूज में बहुत सारे और सेल हैं, जैसे ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल हैं, लंग्स में डस्ट सेल हैं, कनेक्टिव टिश्यू में हिस्टियोसाइट सेल्स हैं, लिवर में कुप्फर सेल्स हैं। ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जो हमारे अलग अलग अंगों में फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं, और बैक्टीरिया, वायरस जो अटैक करते हैं हमारे शरीर में, उनको ये पकड़ के खा जाते हैं और किल कर देते हैं। इसीलिए हमारा शरीर बचा हुआ है। इसीलिए जैसे ही कोई व्यक्ति मर जाता है, ये सारा काम बंद हो जाता है, तो बैक्टीरिया एकदम से टूट पड़ते हैं, ग्रो कर जाते हैं, और बॉडी 2-3 दिन में ही सड़ने लगती है, सड़ जाती है। इतने तेजी से अटैक करते हैं। तो समझ लीजिए कि उतने अटैक को हमारा शरीर झेल रहा है, और हमारा डिफेंस सिस्टम उनको नष्ट कर रहा है, उन बैक्टीरिया को, है ना। तो बहुत ज्यादा संख्या में बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में पहुंचते रहते हैं, अटैक करते रहते हैं। देखिए अब कैसे होता है ये फंक्शन, आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप देखिए, जो सेल है
इसमें एक लाइसोसोम बन के तैयार है, नया नया लाइसोसोम बना हुआ है। ठीक, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइसोसोम, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, ये प्राइमरी लाइसोसोम है, नया नया बन के तैयार हुआ है। अब ये काम करेगा अपना, कैसे काम करेगा अभी हम देखने वाले हैं। अब सेल जो है उसके कांटेक्ट में आता है कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या कोई फूड मटेरियल जिसको ये खाएगा, जिसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ये एक फूड मटेरियल इसके कांटेक्ट में आया, इसके मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आया, या कोई बैक्टीरिया वायरस आया, तो इसका सेल मेम्ब्रेन जो है ऐसे अंदर की तरफ इनफोल्ड कर जाएगा और इसको अपने अंदर लेकर के ये सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा एक वैक्यूल के फॉर्म में। मतलब ये जो फूड या बैक्टीरिया है उसको लेकर के इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन का लेयर बन गया और ये पूरा एक वैक्यूल के तौर पे साइटोप्लाज्म में आ गया। इस वैक्यूल को हम कहते हैं फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, या इसी को हम कहते हैं फेगोसोम, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस, कोशिका भक्षण, फेगोसाइटोसिस। ठीक, अब ये फूड वैक्यूल आ गया जिसमें बैक्टीरिया वायरस भी हो सकते हैं, पैथोजन, या फिर फूड मटेरियल भी हो सकता है। इस तरह से आ गया यहां पर। अब क्या होगा देखिए, ये जो प्राइमरी लाइसोसोम नया नया बन के तैयार है ये आके इससे जुड़ जाएगा और जुड़ करके इसमें अपने एंजाइम्स को रिलीज कर देगा। अब ये एंजाइम रिलीज होके इसके अंदर भर गया एंजाइम। ठीक, अब ये कहलाएगा लाइसोसोम विथ फेगोसोम। क्या कहलाएगा? लाइसोसोम, फेगोसोम कैसे आता आ गया, तो लाइसोसोम विथ फेगोसोम ऐसा कहलाया, ये लाइसोसोम विथ फेगोसोम कहलाया। इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम यानी द्वितीयक लाइसोसोम। ठीक, ये प्राइमरी था, अब ये सेकेंडरी हो गया। अब क्या होगा, लाइसोसोम के जो एंजाइम्स यहां पर आए हैं उसमें मैंने बताया बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन में काम करते हैं। तो इस फूड मटेरियल का ये डाइजेशन शुरू करेंगे, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करेंगे, लिपिड को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेंगे, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, जिससे वो चीजें बनी हुई हैं उनमें ये तोड़ देते हैं। अब अमीनो एसिड ये सब चीज बन गए। अब वो सारी चीजें जो डाइजेस्ट हुए वो इस फेगोसोम से रिलीज होकर डिफ्यूज होकर के साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, जो जो चीजें डाइजेशन से बने हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए, क्योंकि चाहे वो सेल हो या हम लोग हैं, कोई भी चीज खाते हैं तो हर चीज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हम जो फूड मटेरियल खाते हैं उनमें से 30, 40, 50% को हम डाइजेस्ट करते हैं, उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो बचा पार्ट है वो डाइजेस्ट नहीं होता और वही मल पदार्थ बनता है, फीकस बनता है, मल पदार्थ बनता है, जिसको हम पीरियोडिकली पास करते हैं, सुबह शाम पास करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सेल के अंदर ये जो फेगोसोम है इसका जो फूड मटेरियल है वो भी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ और कुछ चीज इसके अंदर बच गया। ठीक है, तो वो जो बचा हुआ चीज है उसी को हम कहते हैं रेसिड्यू। क्या कहते हैं? रेसिड्यू। ठीक है, रेसिड्यू कहते हैं उसी को। ठीक है, रेसिड्यू। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लाइसोसोम विथ रेसिड्यू। क्या कहते हैं? लाइसोसोम विथ रेसिड्यू कहते हैं इसको, इस पूरे स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब इसी को हम कहते हैं टर्शियरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम कहते हैं इसी को। और ये जो बेकार चीज यहां पर बचा हुआ है रेसिड्यू, इसको फिर ये सेल बाहर एक्सक्रीट कर देता है, वोमिट कर देता है। इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस या सेल वोमिटिंग। सेल से कोई चीज को बाहर करना ये एक्सोसाइटोसिस या सेल वोमिटिंग कहलाता है, और सेल के अंदर लेना
फेगोसाइटोसिस कहलाता है या फिर पिनोसाइटोसिस कहलाता है अगर कोई लिक्विड को लेता है तो। अगर सॉलिड को लेता है तो फेगोसाइटोसिस, अगर लिक्विड को लेता है तो पिनोसाइटोसिस। ठीक, इस तरह से सेल अपना काम कर रहा है, भोजन ले रहा है, खा रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, अपना सारा काम कर रहा है। अब दिक्कत कहां पर शुरू होता है? अगर सेल को फूड मटेरियल मिलना बंद हो गया और सेल स्टार्वेशन में आ गया। स्टार्वेशन का मतलब है भूखों मरना। सेल भूख मरने लग गया। ठीक, अब भूख मरने लग गया तो क्या करेगा? तो ये अपने जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनको ये पकड़ पकड़ के डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी लेने लगता है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई सेल ऑर्गेनेल है, इसके साथ ये लाइसोसोम जुड़ा और इसके अंदर ये अपना डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ के इसको डाइजेस्ट करने लगा। ऐसे कंडीशन में हम इसे कहेंगे ऑटोफेगोसोम। इसको कहेंगे ऑटोफेगोसोम। ये तब होता है जब सेल भूख मर रहा है, स्टार्वेशन हो गया, स्टार्व्ड हो गया है, तो वो ये ऐसा काम करेगा और फिर इसको डाइजेस्ट करके अपने एनर्जी की पूर्ति करेगा। अब मान लो इस बीच में सेल को भोजन मिलना चालू हो गया, खाना मिलना शुरू हो गया, तो क्या होगा? ये खाना लेकर के फिर से अपने वो जो लॉस्ट, जो इसको डाइजेस्ट कर चुके हैं मेमोरी, ये जो ऑर्गेनेल्स है, उनको नया बना लेता है, नया कोशिश करके बना लेता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक। अब देखिए कि मान लो उसको फूड मटेरियल नहीं मिला लंबे समय तक और लगातार अपने सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करता चला जा रहा है, डाइजेस्ट करता चला जा रहा है, तो होगा ये कि सेल धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और इतना कमजोर हो जाता है कि अब उसका जीवित रहना नामुमकिन हो जाता है। उस दौरान ये जो लाइसोसोम है ये सेल के अंदर फूट जाता है। ठीक है, सेल के अंदर फूट जाता है। अब फूट जाएगा तो सारे एंजाइम्स को ये सेल में रिलीज कर देता है। सारे एंजाइम सेल्स में रिलीज हो गए। अब परिणाम क्या होगा? ये पूरा सेल डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक, सेल खत्म। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स या आत्महत्या करने वाली थैली कहा जाता है। सुसाइडल बैग या आत्महत्या करने वाली थैली कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लाइसोसोम अपना काम कर रहा है। अब यहां पर मैंने एक चीज बताया था आपको कि लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिक कहते हैं इसको, इसके 3-4 रूप होते हैं। तो अब देखिए यहां पर आपने कहा ये प्राइमरी लाइसोसोम है, ये फर्स्ट है। सेकेंडरी लाइसोसोम ये सेकंड है। यहां पर आपने टर्शियरी लाइसोसोम कहा था रेसिडुअल बॉडी के साथ, ये तीसरा रूप है। और चौथा रूप है ऑटोफेगोसोम। ये पांचवा रूप बर्स्ट वाला तो हो नहीं सकता, वो तो नष्ट ही हो गया, है ना। तो 4 रूपों में लाइसोसोम आपको सेल के अंदर दिखते हैं। इसी को लाइसोसोम का पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लाइसोसोम अपना काम कर रहा है। अब आपको यह देख करके लग रहा होगा कि सुसाइडल बैग का यह मतलब है कि वो सेल को नष्ट ही कर देगा। ठीक है, तो क्या यह हमेशा हार्मफुल है या कहीं कहीं पर यह यूजफुल भी है? तो समझिए इस बात को। यूजफुल कहां पर है इसको मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, ये एक तो ये प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, ये सब चीज को डिस्क्राइब किया है। मैं आपको इसको पढ़ के नहीं बता रहा हूं, जो मैंने कहा वही है। शुरू का बना हुआ लाइसोसोम ये प्राइमरी लाइसोसोम है, और जब ये फेगोसोम के साथ जुड़ गया तो हेट्रोफेगोसोम कहलाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम है। ठीक है, और डाइजेशन के बाद जो रेसिडुअल बॉडी के साथ बचेगा ये टर्सरी लाइसोसोम है, और जो सेल के ऑर्गेनेल को पकड़ पकड़ के पचाना शुरू करेगा, डाइजेस्ट करना शुरू करेगा, तो ऑटोफेगोसोम। ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अकरेंस, और मैंने अभी आपको सुसाइडल बैग होने का क्या फायदा है ये भी बताना है मुझे। ये पहले अकरेंस देख लीजिए। तो लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है, आरबीसी में नहीं है, स्पर्म में नहीं है। ठीक है, स्पर्म में जरूर गोल्गी बॉडी है जो एक्रोसोम बनाया हुआ है, वो ये लाइसोसोम जैसा काम करता है। ठीक है, फेगोसाइटिक सेल्स में ये ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी फेगोसाइटिक सेल है। कुप्फर सेल हमारे लिवर में होते हैं, इसको जरा ध्यान रखेंगे। लिवर का फेगोसाइटिक सेल, इसको कुप्फर सेल कहते हैं। ये फेगोसाइटोसिस द्वारा खा जाता है बैक्टीरिया वायरस को।
पैंक्रियाटिक सेल में भी ये कैपेसिटी है कि वो डाइजेस्ट करता है। लिवर सेल, फंगस सेल में भी कुछ कुछ अमाउंट में ये लाइसोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, और पिट और गाल्पिन ने इसको हायर प्लांट्स में डिस्कवर किया था। और हालांकि जो प्लांट के सेल्स हैं उनमें जो वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल, उन्हीं में लाइसोसोम पाए जाते हैं, वही लाइसोसोम का काम करते हैं। बैक्टीरिया का आप समझ लीजिए, अभी आपने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम नहीं होता, लेकिन उनमें भी डाइजेशन में काम होता है। तो एक्चुअली उनमें जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है, इनके बीच का जो स्पेस है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, इसमें लाइटिक एंजाइम भरे हैं। इसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। इसमें जो है पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, इसी में जो है भरे हुए हैं लाइटिक एंजाइम्स। और बैक्टीरिया के अंदर अगर कोई उससे भी छोटा चीज पहुंच जाता है तो उसको वो डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो वो लाइसोसोम का काम करते हैं। फंक्शन एक तो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अभी आपने देखा कि सेल के अंदर कोई फूड मटेरियल पहुंचा तो उसको डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है लाइसोसोम। जैसे कोई बैक्टीरिया वायरस पहुंचा तो उसको भी डाइजेस्ट कर रहा है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, इसको हेट्रोफेगी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये कहां पर होता है और किस तरह से काम करता है? लाइसोसोम ऑफ ओस्टियोक्लास्ट सेल्स, बोन ईटिंग सेल्स, डिसॉल्व अनवांटेड पार्ट्स ऑफ बोन्स। देखिए, हमारे जो बोन्स होते हैं ना, इनमें कई प्रकार के सेल्स होते हैं। एक सेल होता है इसमें ओस्टियोब्लास्ट सेल, ओस्टियोब्लास्ट, BLAST, ब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट। ये बोन्स को बनाते रहता है, नए बोन मटेरियल को सीक्रेट करते रहता है और नया बोन बनते रहता है, बोन में ग्रोथ भी होते रहता है। लेकिन ये ग्रोथ जो है बच्चे से लेकर के बड़े होने तक होता है, उसके बाद से बोन का ग्रोथ रुक जाता है। अब मान लो कि ओस्टियोक्लास्ट सेल ने, ओस्टियोब्लास्ट सेल ने ज्यादा बोन बना दिया कहीं पर, जो कि बनते भी रहता है, तो फिर उस एक्स्ट्रा बोन को डिसॉल्व करने का भी काम होता है। और वो काम करता है ओस्टियोक्लास्ट सेल। जो एक्स्ट्रा बोन को डिसॉल्व करता है वो ओस्टियोक्लास्ट है, और जो बोन को बनाता है वो ओस्टियोब्लास्ट है। ठीक है, तो बोन को डिसॉल्व करने का काम ओस्टियोक्लास्ट कर रहा है, उसके लाइसोसोम बोन में डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करते हैं और वो डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा फंगल लाइसोसोम, देखिए फंगस जो है कहां ग्रो करता है? ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे ग्रो करता है। मतलब जो मरी हुई चीजें हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब होते हैं, उनमें ग्रो करते हैं। तो फंगस क्या करते हैं? जैसे कि मान लो फंगस का हाइफी है, मैंने फंगस पढ़ाया है वैसे, अगर आप लोग देखे होंगे पुराने यूट्यूब वीडियोस में, मेरे वीडियोस में, तो समझ में आएगा। तो फंगस जो है क्या करता है, उस डेड ऑर्गेनिक मटेरियल में कुछ एंजाइम सीक्रेट कर देता है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इन सबको डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करके फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके अपने सेल के अंदर, अपने फिलामेंट के अंदर ये ले लेता है। ठीक है, तो इस तरह से फंगस जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करता है। तो फंगल हाइफी में भी आपको लाइसोसोम मिलेंगे। ऑटोफेगी, ये भी मैंने आपको बताया कि ऑटोफेगोसोम एक तो अपने ही सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट करना ऑटोफेगोसोम है, और जो डैमेज सेल है उनको नष्ट करना, ओल्ड सेल है उनको नष्ट करना, ये उसके सुसाइडल बैग होने कारण से, फट जाने कारण से होता है। इसको ऑटोलिसिस कहते हैं। अपने ही सेल को डाइजेस्ट करना ऑटोलिसिस कहलाता है। अब मैंने जैसा बताया था कि क्या इसका कहीं पर कोई बेनिफिट है ऑटोलिसिस का, तो यस, देखिए अनवांटेड ऑर्गेन्स ऑफ एम्ब्रियो आर डिस्ट्रॉयड बाय ऑटोलिसिस। आपको पता है कि एम्ब्रियो में एक समय हमारे में एक छोटा सा पूंछ बन जाता है, उसको डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसका एक और अच्छा एग्जांपल आप समझना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा मेढक के पास। फ्रॉग वैसे तो लैंड में रहता है, आप देखे होंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए उसको पानी में जाना पड़ता है। पानी में मेल फीमेल जाते हैं, ओवम और स्पर्म रिलीज कर देते हैं, और उन ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइज होने से पानी में ही जाइगोट या एम्ब्रियो बनते हैं। फिर उससे एग से टेडपोल लार्वा निकलता है। टेडपोल लार्वा 65-70 दिनों में
फ्रॉग बनता है, बाहर आता है छोटा सा फ्रॉग, फिर वो बड़ा हो जाता है। टेडपोल लार्वा की बात करें थोड़ा सा, टेडपोल लार्वा और मेढक में बहुत सारे बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। एक बड़ा डिफरेंस ये है कि वो पानी में है, टेडपोल लार्वा पानी में सांस लेता है गिल्स के द्वारा, जबकि मेढक लैंड में है तो लैंड में सांस लेता है वो लंग्स के द्वारा और स्किन के द्वारा, वैसे बक्कल कैविटी के द्वारा भी लेता है, 3 सांस है। तो पानी से लैंड में आने में एक तो सांस लेने की पूरी सिस्टम बदलनी पड़ी उसको, दूसरा एक जो और मेजर चेंज होता है, टेडपोल एक शाकाहारी प्राणी है, वेजिटेरियन है, प्लांट्स वगैरह को खाता है, लेकिन मेढक पूरी तरह से कार्निवोरस है, वो कीड़े मकोड़े खाता है। ठीक, इस बीच में जब वो टेडपोल से मेढक बनता है, टेडपोल का स्ट्रक्चर आप देखें तो बिल्कुल फिश जैसा होता है। फिश और टेडपोल में ज्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल एक जैसा। उसमें पूंछ होता है ना, पूंछ जैसा एक पिछले का टेल होता है ना फिश में, वैसा होता है। लेकिन जब मेढक बनता है तो मेढक में पूंछ नहीं होता, टेल नहीं होता। तो टेडपोल का जो टेल है, पूंछ है, वो मेढक बनते समय डिजॉल्व हो जाता है और डिजॉल्व करता है उसको लाइसोसोम। उनके सेल्स में जो लाइसोसोम है वो इनको डिजॉल्व कर देते हैं, पूंछ को। ठीक है, ठीक। तो इसमें जो एंजाइम सिक्रीट होता है, कैथेप्सिन एंजाइम सिक्रीट होता है, ये डाइजेस्ट कर देता है टेडपोल के टेल को फ्रॉग बनते समय। ठीक, लाइसोसोम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, WBC डाइजेस्ट बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरसेस, और ये हमारे शरीर की सुरक्षा करता है ताकि शरीर बीमार मत पड़े। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के समय एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने में जो एक्रोसोम का काम है, मेनली वो गोल्गी बॉडी है, लेकिन उसके साथ थोड़े बहुत लाइसोसोम भी होते हैं जो उन एंजाइम्स को बनाने में मदद करते हैं। एक यहां पर फंक्शन है क्राइनोफेगी। ठीक है, क्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, ये आप समझते हैं, जो हार्मोन सिक्रेशन करने वाले सिस्टम है उनको एंडोक्राइनोलॉजी, क्राइनोलॉजी में पढ़ते हैं। ये क्राइनोफेगी क्या है, देखिए, कुछ हमारे ग्लैंड्स हैं, उनमें जो हार्मोन के प्रिकर्सर बनते हैं, उनके कुछ मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करना पड़ता है, तब वो प्रिकर्सर हार्मोन में बदलते हैं। जैसे कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, इसमें छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, उनके बीच बीच में इंटरफॉलिकुलर स्पेस में, फॉलिकुलर स्पेस में थायरोग्लोब्यूलिन एक लिक्विड भरा होता है। उसी थायरोग्लोब्यूलिन से आगे चल के बनता है थायरोक्सिन। तो यहां पर देखिए, थायरोग्लोब्यूलिन स्टोर्ड in the thyroid gland with its follicle and after crinophagy by protease it produces thyroxine। क्योंकि उसमें से कुछ चीजों को डाइजेस्ट करना पड़ता है, तब जाके वो थायरोक्सिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्राइनोफेगी, मतलब हार्मोन्स के कुछ चीजों को डाइजेस्ट करना क्राइनोफेगी है। ठीक है, ठीक है। द मेम्ब्रेन्स ऑफ लाइसोसोम शोज कंट्रोल्ड परमेबिलिटी, मतलब क्या, वो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है लाइसोसोम का। जो चीज को बाहर भेजना है एंजाइम को तो बाहर भेजेगा, नहीं भेजना है तो नहीं भेजेगा, क्योंकि सारे एंजाइम बाहर नहीं जाते हैं, अंदर भी काम करते हैं। लेबिलाइजर, ये क्या है, जो ऐसे केमिकल्स हैं जो लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देते हैं, अनस्टेबल कर देते, इनस्टेबल कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं लेबिलाइजर्स। द केमिकल्स विच ब्रिंग्स अबाउट इनस्टेबिलिटी इन द परमेबिलिटी कैरेक्टर्स आर कॉल्ड लेबिलाइजर्स। ठीक है, जो उनके मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, चेंज कर देता है, अनस्टेबल कर देता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ए, डी, के, ई, ये सभी फैट सॉल्युबल विटामिन, उबिक्विनोन, डिजिटोनिन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब लेबिलाइजर हैं। इन प्रेजेंस ऑफ दिस केमिकल लाइसोसोमल मेम्ब्रेन बिकम्स फ्रेजाइल। देखिए, मतलब लाइसोसोम का मेम्ब्रेन फट सकता है इनके प्रेजेंस में। तो जब ये आएंगे तो लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को फाड़ सकते हैं और डाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। स्टेबिलाईजर जो लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को स्टेबिलाईज करेंगे, उनको फटने से रोकेंगे। फ्यू अदर केमिकल्स ब्रिंग्स अबाउट स्टेबिलिटी in the permeability characters of lysosomal membrane which are called stabilizers, which are है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोल, हिपैरिन, क्लोरोक्विनोन, क्लोरोक्विनाइन, ये सभी। क्लोरोक्विनाइन पता है आपको, मलेरिया में दिया जाता है, वो आरबीसी को फटने से रोकता है, इससे वो रिलीज नहीं हो पाते हैं, ठीक है, आरबीसी से। कोलेस्ट्रॉल है, कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोल ये हार्मोन है, कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड जैसा मटेरियल है, हिपैरिन ये ब्लड को कोएगुलेट होने से रोकता है। इन सब चीजों की विशेषता है कि ये लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को फटने से बचाते हैं। द रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स अकर अंडर एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच एंड क्रिटिकल लेवल ऑफ सिल्वर, मरकरी एंड कॉपर आयन, ठीक है। तो मतलब क्या है रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, मतलब लाइसोसोम के एंजाइम कब रिलीज होंगे? अंडर एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच, मतलब पीएच बहुत कम और बहुत ज्यादा हो जाए कहीं पर का तो लाइसोसोम फट जाएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि सिल्वर आयन अगर वहां पर प्रेजेंट है, मरकरी का आयन प्रेजेंट है, कॉपर का आयन प्रेजेंट है, तब भी लाइसोसोम ब्रेक हो सकता है। यहां पर सिल्वर आयन तो ज्यादा जहरीला नहीं है, लेकिन मरकरी और कॉपर आयन अगर ज्यादा अमाउंट में पहुंच गए तो सेल के लिए जहरीले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो लाइसोसोम को ब्रेक करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये लाइसोसोम हो गए, हमारा टॉपिक एक कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखिए हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है राइबोसोम। तो हम इसको अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हालांकि हमारे पास 5-7 मिनट बच गया है, लेकिन अब अभी इस चैप्टर को चालू करेंगे तो कोई मतलब नहीं, 2-3 मिनट में इसमें थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूं राइबोसोम के बारे में। देखिए राइबोसोम में एक तो नाम आप पढ़ते हो कि राइबोसोम क्यों है, क्योंकि वो आरएनए का बना होता है, आरएनए फ्रॉम राइबोन्यूक्लिक एसिड, और राइबोन्यूक्लिक एसिड के कारण से इसका नाम राइबोसोम, राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना है सो राइबोसोम है, ऐसा है। दूसरा चीज जो हम यहां पर राइबोसोम में समझेंगे अगले क्लास में, परसों की क्लास में, परसों तो संडे है शायद, संडे है या सैटरडे है, सैटरडे है तो परसों तो क्लास होगी, ठीक है, संडे को नहीं होगी। तो मैं ये बोल रहा था कि राइबोसोम में जो एक विशेष बात आप पढ़ते हो, जिसको मैं यहां पर समझाने वाला हूं कि राइबोसोम 70S 80S इस टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इनको आप पढ़ते हो, है ना। तो इनका S का क्या मतलब है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जिसे दिखाते हैं अपन S, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट स्वेटबर्ग यूनिट से दिखाते हैं, इनका क्या मतलब है ये मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि ये जो S 70S 80S हैं, इनके कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं, 2 फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं राइबोसोम्स। 70S वाला 50-30 में टूटता है, 80S वाला 60-40 में टूटता है ना। फिर वो किन किन राइबोसोम्स आरआरएनए के बने होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। राइबोसोम कैसे काम करते हैं, इनका फंक्शन कैसे है। अभी कुछ देर पहले मैंने जब आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी बताया, उसमें मैंने आपको बताया कि राइबोसोम पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाता है। कैसे बनाता है, किसके हेल्प से बनाता है, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और इसको कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम सेंट्रोसोम पढ़ेंगे, है ना। सेंट्रोसोम के बाद सीलिया फ्लैजेला है, उसके बाद न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद माइक्रोबॉडीज हैं, पेरोक्सिसोम, ग्लाइक्सिसोम, ये सब चीजें पढ़ेंगे, है ना। और फिर ये चीजें पढ़ने के बाद साइटोस्केलेटन एक आता है जिसमें आपके फिलामेंट्स वगैरह ये पढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, फिर हम चालू करेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में मेनली 2 हैं, माइटोसिस और मियोसिस। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्यों हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं या क्यों बोलते हैं बराबर रह जाते हैं, इन सब चीजों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे सेल डिवीजन में, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आज आप पहली बार कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो जुड़े हो तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और उसमें से बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि डेली के वीडियो अपडेट मैं आपको भेज सकूं नोटिफिकेशन के द्वारा, है ना। और वैसे तो जनरली हम शाम को लाइव क्लास रोज ले ही रहे हैं 6 बजे, संडे को छोड़ करके बाकी दिन हम 6 बजे ही ले रहे हैं। तो जनरली मेरी क्लास जो लाइव क्लासेस रहेंगी वो 6 बजे ही चलेंगी जब तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन खुलने के बाद चूंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे इंस्टीट्यूट में,
तो इस समय में लाइव क्लास नहीं लूंगा, फिर ये लाइव क्लास मेरी 9:30-10 बजे रात में होगी। ठीक है, 9 और 9:30 के बीच में मैं चालू कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट से उतने बजे फ्री होकर पहुंचता हूँ। ठीक है, तो उस समय फिर, लेकिन अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन बढ़ेगा ही। मोदी साहब ने कह दिया है कि लॉकडाउन हम बढ़ाएंगे ही 18 तारीख के बाद, तो लॉकडाउन तो बढ़ेगा ही एक आध महीने, तो मेरे को लग रहा है लॉकडाउन रहेगा भी, है ना। तो ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं हो पाएंगे, तो ऑनलाइन क्लासेस में इसी समय आपको लाइव क्लास लूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। और कल जैसा मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा और परसों फिर से सेल बायोलॉजी, एक एक दिन के गैप में हम एक एक चीज पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।